हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अल्फ़ा साइंस कोचिंग में। मैं अशोक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट संख्या 4। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी साथी चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि उनके पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुँच सके। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूची 1 के साथ सूची सेकंड को मैच करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड को आपको सही करना है। यहाँ पे आपके पास 4 कोड दिए गए, उनको मैच करना है। ओके, तो पहला ऑप्शन ए आपका क्या है? शोल्डर। शोल्डर जो है यहाँ पे सूची सेकंड है। यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर मैचिंग कर लेंगे फटाफट। ओके, जो शोल्डर होता है, जो टाँका आपका होता है, वह जो है किससे मिलके बना होता है? तो वह जो आपका का है किसके चीज़ से? टिन और टिन प्लस लेड। टिन प्लस लेड से मिलके ये आपका शोल्डर मिश्र धातु बनी होती है। सेकेंड है ब्रास। ब्रास जो है आपका कापर प्लस जिंक धातुओं का एलॉय है। थर्ड है आपका कौन सा? ब्रॉन्ज या कांस्य। ब्रॉन्ज जो है यह आपका किसका है? कापर और टिन का है। क्लियर? कापर प्लस टिन का है। बात करते हैं स्टील की, तो स्टील आपका आयरन और कार्बन का, आयरन प्लस कार्बन का। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फटाफट। तो सोल्डर जो है टिन प्लस लेड, टिन प्लस लेड यहाँ पे आपका 1 का 4, ये आपका फोर्थ में यहाँ पे ये लेड लिखा हुआ है लास्ट में, तो 1 + 4, तो एक सेकेंड, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो शोल्डर है वह जो ए है आपका किसके साथ मैच कर रहा है? 4 के साथ। बी जो है किसके साथ मैच कर रहा है? ब्रॉन्ज जो है किससे मिलके बना हुआ है? सॉरी, ब्रास जो है किससे मिलके बना? कापर प्लस जिंक। तो कापर प्लस जिंक कहाँ पे है? कापर और जिंक ये सेम मैचिंग सही है। तो बी जो है 2 के साथ। यदि हम ऑप्शन पे जाते हैं तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत, चौथा भी गलत। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और आपको डिटेल में हमने समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले पॉलीमरिक फाइबर क्या होता है? जो पॉलीमरिक हमारे फाइबर्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे 4 आपके पास विकल्प हैं। पहला है नायलॉन, से दूसरा है टेफ्लॉन, चौथा है ओरलॉन और बैकलाइट। ओके, तो यहाँ पे जो भी सिंथेटिक कंबल या स्वेटर बनाए जाते हैं वो आपका एक हमारा पॉली एक्रोलोनाइट्राइल करके होता है, जिसको हम ओरलोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरलोन भी बोलते हैं। इसका अधिकतर यूज किया जाता है। ओके, सिंथेटिक कंबल जो भी हमारे बनाया जाता है, स्वेटर जो होते हैं, ठीक है, इसमें अधिकतर किसका? ओरलोन का ही उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? साबुन और डिटर्जेंट द्वारा गंदे कपड़ों की सफाई एक प्रकार के अणुओं के कारण होती है जिन्हें सर्फेक्टेंट कहा जाता है, जो साबुन और डिटर्जेंट में मौजूद होते हैं। सर्फेक्टेंट अणु गंदगी को कैसे दूर करते हैं? तो क्या प्रोसेस रहती है कि कपड़ा कब जो हमारे गंदे कपड़े होते हैं उनमें जो डर्टी या गंदगी जो लगी रहती है वो पानी में डिटर्जेंट या जो भी हमारा साबुन रहता है वो साफ़ कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये प्रोसेस आपको जो है 10th क्लास की जो NCERT है उसमें आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। यहाँ पे जो
जो डिटर्जेंट जो होता है वो जो हमारी डर्टी होती है उसके ऊपर एक सरफेस लेयर बना लेता है, जिसके क्या होता है कि वो पानी के साथ उसको डिजॉल्व कर देता है। ओके, और उस प्रकार से जो डर्टी कपड़े की होती है वह दूर हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या हमारा कहता है, कपड़े को चिकना बना के, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है गंदगी और कपड़े के बीच कुछ गैसों का प्रदान करके, उत्पन्न करके, ये भी गलत हो जाएगा। अगला गंदगी को घोलकर, सही है लेकिन गंदगी को डायरेक्ट डिजॉल्व नहीं करता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या कहता है, चौथा ऑप्शन कह रहा है खुद के कुछ समुच्चय बनाकर, हाँ ये सही है, और समुच्चय के मूल में गंदगी को दूर करने, यानी कि वो क्या करते हैं, एक एग्रीसिएट करते हैं किसको, जो कपड़े में लगी हुई जो हमारी जो भी गंदगी रहती है उसको एक उसका एक कोलेजन बनाते हैं और फिर जो है उसको अलग करते हैं वहाँ से। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक आवर्ती गुणधर्म नहीं है, यानी आवर्त सारणी में एक तरफ से दूसरी तरफ जाने पर कोई रुझान नहीं दिखाता है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है एटॉमिक साइज। तो जब भी आप आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाएंगे तो क्या होता है, दाएं से बाएं जाने पे जो एटम का जो आकार होता है वह क्या हो जाता है, एटम का आकार घट जाता है। ओके, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटम का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है। ऊपर से नीचे जाने पे जो एटम की जो त्रिज्या होती है तो वो क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे सेल क्या हो जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, सेल बढ़ने से आकार भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो ये पहला गुण तो क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो यहाँ पे पहला तो गुण हो जाएगा। संयोजकता की बात, बैलेंसिंग की बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पे पहले संयोजकता क्या होती है, बढ़ती है, फिर आगे घटती है। ये भी किसका, ये भी आवर्ती गुणधर्म आपका गुण है, ठीक, प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ये भी आपका पीरियोडिक टेबल का जो है एक प्रॉपर्टीज है। बट यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड जो कि रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यह जो है आपका आवर्त सारणी, इसके बारे में कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करती। क्लियर, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है, आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, आयतन और द्रव्यमान दोनों घटते हैं, द्रव्यमान बढ़ने पर मात्रा घट जाती है। यहाँ पे आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा कि वॉल्यूम जो है, यानी कि आयतन जो है, जब बर्फ पिघलती है तो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। क्लियर है, आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब आयतन घटेगा तो डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ओके, डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और वॉल्यूम क्या होता है, ये डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है। इसीलिए आपने देखा होगा जो हमारा कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल रहती है उसको क्या करते हैं, उसके अंदर जो भी हमारा पेय पदार्थ होता है उसको हम ऊपर तक ढक्कन के बराबर लेवल में नहीं भरते। क्यों, क्योंकि जब इसकी डेंसिटी क्या होगी, घटेगी, तो इसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स रहते हैं। ओके, जिससे क्या होगा, बोतल फट जाएगी। क्लियर है, तो ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक आवर्ती गुणधर्म नहीं है। ये अपना क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक कारक ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे फटाफट आंसर देख लेते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो है एक अपचायक की तरह कार्य करता है और ऑक्सीकारक एजेंट की तरह कार्य करता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है।
या कर सकता है। तो केमिकल प्रोसेस कहाँ पे होती है? सूर्य में, चांद पे, बिजली के बल्ब में, या बिजली और जो आपका गरज होती, जो बिजली की गरज होती, ठीक, लाइटिंग एंड थंडर में, राइट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, क्योंकि सूर्य में आपको पता है कौन सी प्रोसेस होती है, वहाँ पे नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। क्लियर? नाभिकीय संलयन में क्या होता है? हीलियम के जो कण रहते हैं वो आपस में मिल करके, सॉरी, जो हाइड्रोजन के जो कण रहते हैं वो आपस में जुड़ करके हीलियम का कण बनाते रहते हैं, और वो क्या करते हैं? एनर्जी को प्रोड्यूस करते रहते हैं। क्लियर है? यहाँ पे इसका नाभिकीय संलयन का हम रिएक्शन देख सकते हैं। रिएक्शन क्या है? 1H1-2 हीलियम-4 +2 +1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, प्लस यहाँ पे गामा रेज भी निकलते हैं, प्लस एनर्जी जो है प्राप्त होती है। क्लियर? तो ये जो है इसकी आपकी इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? एक महिला रासायनिक दृष्टिकोण से अपने सोने के गहने की सतह को साफ कराना चाहती है। इसके लिए उसे क्या उपयोग करने की आवश्यकता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। एक्कोरेजिया, concentrated H2SO4, concentrated sodium hydroxide, सोडियम थायोसल्फेट सोडियम सोल्यूशन, सॉरी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं। आपने देखा होगा जो भी सोनार रहता है वो क्या करता है, आपके जो पुरानी धातु, जैसे चांदी का हुआ, कोई भी धातु आपके पास है, या सोना का हुआ, यदि वो पुराना हो जाता है, उस पर धूल मिट्टी कण या कुछ भी लग जाता है, तो उसे सब साफ करने के लिए वो क्या करता है? एक सोल्यूशन में डाल देता है, जिससे कि वो, और उसके बाद ब्रश मार के बहुत अच्छा सा चमकदार बना देता है। तो ऐसा क्या होता है? वह सोल्यूशन, वह मटेरियल जो है वह एक्कोरेजिया होता है। ठीक। अब एक्कोरेजिया क्या है? एक्कोरेजिया जो है यह एक मिश्रण होता है जिसमें HNO3, आपका नाइट्रिक एसिड, और HCl प्लस HCl, ये इन दोनों अम्लों का ही मिश्रण होता है, जिसमें HNO3 का एक, इनका रेशियो क्या रहता है? 1:3 रहता है। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं जो HCl होता है वो 3 भाग लिया जाता है, और HNO3 1 भाग लिया जाता है। अब इस प्रकार से जो बना मिश्रण रहता है उसे हम एक्कोरेजिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर? पहला ऑप्शन आपके पास टूथपेस्ट, टॉयलेट सॉप, बेकिंग सोडा और विनेगर्स। यहाँ पे मिश्रण की बात की गई है, तो यहाँ पे आपका बेकिंग सोडा, या सॉरी, बेकिंग सोडा क्या है? आपका मिश्रण नहीं है। क्लियर? बेकिंग सोडा का फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? NaH, सोडियम हाइपोकार्बोनेट, ओके, या इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में AC उत्पादन देता है, जो हमारा अल्टरनेट करंट जो होता है वो क्या करता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला क्या है? इनपुट करंट से अधिक करंट देता है, इनपुट करंट से कम करंट देता है, इनपुट करंट के बराबर करंट देता है, या फिर इनपुट करंट से वोल्टेज से अधिक देता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर हैं वो क्या करते हैं? इनपुट करंट से अधिक जो है आपका बिजली उत्पादन करता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? यहाँ पे 2 आपके कथन दिए गए स्टेटमेंट है आपका क्वेश्चन। एक लॉन रोलर खींचना इसे ढकेलने की तुलना में आसान है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? ढकेलने से स्पष्ट वजन बढ़ता है और इसीलिए घर्षण बल बढ़ जाता है। क्लियर?
ये बात आपकी एकदम सही है। क्या होता है, जो घर्षण जो होता है वह सरफेस के द्वारा लगाया गया किसी वस्तु के गति करने के विपरीत दिशा में बल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु की जो सरफेस होती है उसके द्वारा वस्तु के चलने की या गति करने की विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसे घर्षण बल कहते हैं। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बारे में हम पिछली क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, घर्षण बल जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बात की जा रही है जो आपका रोलर होता है। ठीक है, तो रोलर क्या है, तो ढकेलना, जब ढकेलेंगे किसी भी चीज़ को, रोलिंग करेंगे तो इसकी सरफेस क्या होगी, बहुत ही कम जो है, ये मान लीजिए कोई सरफेस हमारा, मान लीजिए टेबल रखा हुआ, टेबल पे बॉल है, तो बॉल क्या करेगा, जब ये रोलिंग करेगा तो इसका ये इतना ही केवल सरफेस जो है क्या होगा, इस पर लगेगा, जिससे कि बॉल को आगे बढ़ाना क्या है, आसान है। यदि इस बॉल को क्या करें, हम इस फॉर्म में रोटेट कर दें, इसके आकार को बदल के, फिर ये किसी सरफेस पे रखा हुआ हो, फिर इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, देखिए बढ़ गया, जिससे कि घर्षण बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन क्या है, सत्य हैं, और सेकंड बी जो है फर्स्ट का जो है क्या कर रहा है, स्पष्टीकरण कर रहा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब गहरी समुद्री मछलियों को समुद्र की सतह पर लाया जाता है तो उनकी जो बॉडी होता है वो फट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके शरीर में रक्त क्या हो जाता है, हाई स्पीड, हाई प्रेशर, लो स्पीड, लो प्रेशर। तो ऐसा क्या होता है, जब मछलियां समुद्र तल के बिल्कुल सरफेस के पास होती, गहरे यानी कि अंदर होती हैं, तो वहाँ पे उनका जो बॉडी का जो उच्च दाब रहता है, ब्लड का प्रेशर रहता है, और जो पानी के द्वारा लगाया गया प्रेशर रहता है वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। क्लियर है, जिससे कि वो आसानी से वहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जब उनको सरफेस पे लाया जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे इनके शरीर का जो जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है और शरीर फट जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। क्या हो जाएगा आपका, उच्च दाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। एक उपकरण जिसका उपयोग हमारे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए किया जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि आगे आने वाले आपकी ग्रुप डी और एनटीपीसी CB2 जो 2 आपका होगा उसमें इन क्वेश्चनों का बहुत ही रोल है। ठीक है, ग्रुप डी के लिए तो रामबाण क्लास है। समझ में आया आपके। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर। ये कैपेसिटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक जो चार्ज आपका जो भी चार्जिंग रहता है उसको कैच करके रखता है। क्लियर है। इसका फार्मूला क्या रहता है कैपेसिटर का फार्मूला रहता है, जो आवेश और जो आपका वोल्टेज रहता है इसका ये रेशियो होता है। ओके, इतना आपको याद रखना है बस। अगला क्वेश्चन। स्याही के प्रवाह के लिए गुरुत्वाकर्षण के अतिरिक्त किस प्रकार की कलम केशिका क्रिया का उपयोग होता है। यहाँ पे कैपिलरी एक्शन की बात की गई है। तो कैपिलरी एक्शन के लिए क्या होना चाहिए, कैपिलरी एक्शन के लिए हमारे पास ऐसा पेन होना चाहिए जो जिसमें कैपिलरी का यूज किया जा रहा हो। ओके, तो कैपिलरी का यूज कहाँ पे किया जा रहा है, तो कैपिलरी का जो है इसको हम कहाँ पे देख सकते हैं, जो फाउंटेन पेन रहता है हमारा उसमें हम इसको कैपिलरी एक्शन को देख सकते हैं। राइट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दो संवाहक क्षेत्रों को अलग से चार्ज किया जाता है और फिर संपर्क में लाया जाता है तो क्या होगा। तो इनका जो यदि पास में ला रहे हैं तो क्या होगा। पहला ऑप्शन आपके पास है, दो क्षेत्रों पर कुल चार्ज संरक्षित है, दो क्षेत्रों की कुल ऊर्जा संरक्षित है। अगला ऑप्शन आपके पास है,
कुल ऊर्जा और कुल चार्ज दोनों का संरक्षण किया जाता है। अंतिम लास्ट है आपका, अंतिम क्षमता हमेशा दो क्षेत्रों की मूल क्षमता का औसत होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो क्षेत्रों पर कुल ऊर्जा क्या रहती है? संरक्षित रहती है। यदि हम दोनों क्षेत्रों के जो संपर्क जो एरिया है उनको चार्ज करेंगे तो वहाँ पे जो जो आपका टोटल जो है सरफेस पे या स्फेयर में जो भी आपका चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए द राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब जो है इस क्लास को क्या हुआ कि इतने क्वेश्चन आज टाइप हो पाए। नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में क्या करेंगे, 30 क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन होंगे। और जो भी साथी चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे कि आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। क्लियर है? और कंटिन्यू इसी प्रकार से आप इस क्लास से जुड़ते रहिए और आपका जो है पेपर में देखिएगा एक अच्छा सा इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, क्योंकि मैंने भी यहीं से जो है जब पेपर दिया और वहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अभी एनटीपीसी में देखा और कैसा पेपर आ रहा है, कैसा पेपर हुआ, ठीक, कितना स्कोर रहा, क्या रहा, सब पूरा ठीक है अच्छे से अपना हो रहा है। तो आप भी इस वीडियो से, इस चैनल से जुड़ें जिससे कि आपका भी अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।